Hey guys, so today I'm going to talk about the UK visa. I'll be talking about the full application process, the documents required, some important calculations, and also I'll be giving some tips and cautions that you need to keep in mind while applying for the UK visa. So I had recently visited London, and thus I'll be talking about the tourism visa, which is called the UK visitor visa. So you can see on the screen that you can get the short-term visitor visa, the long-term visitor visa, and the other options that you can select for the UK visitor visa, and the cost is also written on the right hand side. So there are two important things that you should keep in mind while applying for the UK visa, and this holds true for other visas as well. जैसे मैं जापान गया था तो मैंने यही सोच के अपने वीजा अप्लाई किया था. First is obviously that you should have ample amount of funds for this trip, and the second is that you should have proper proof of return. ये नहीं कि आप वहां जाके और वहीं बसने का सोच रहे हैं, आपको वीजा ऑफिसर को दिखाना है दैट यू आर कमिंग बैक. सो दीज टू पॉइंट्स शुड बी एट द बैक ऑफ योर माइंड व्हाइल अप्लाइंग फॉर द वीजा, एंड इस हिसाब से आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स को लगाएंगे. एंड ऑल्सो टू गिव यू अ गुड आइडिया ऑफ द एप्लीकेशन प्रोसेस, मैं 3 रियल लाइफ एग्जाम्पल्स आपको दूंगा, जैसे कि मैंने कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए थे एक सैलरी एम्प्लॉय होकर, मेरी वाइफ ने कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए थे जिनको उनकी कंपनी ने वहाँ पे इन्वाइट किया था, और मेरा एक फ्रीलांसर फ्रेंड है उसने क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए थे ताकि उसको वीज़ा मिल जाए. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एप्लीकेशन प्रोसेस. सो फर्स्ट ओपन गूगल एंड जस्ट टाइप इन यूके वीज़ा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, and this is the website you're gonna find, and just open it. So this is the website and this is the link. I'll place the link in the description as well. So here you will find the supporting documents which you can upload while applying for the UK visa. Now coming down to the mandatory documents, the first one is the passport, जिसमें आपका एटलीस्ट 1 blank पेज होना चाहिए, एंड इसके ऊपर 6 months का वैलिडिटी बचा होना चाहिए आपके पासपोर्ट का. दिस इज़ अ जनरल थीम जो मैंने बाकी वीज़ास के लिए भी देखा है कि 6 महीने का अगर हो आपका वैलिडिटी तो बेटर रहता है. उसके बाद हम आ जाते हैं आपके पर्सनल सर्कमस्टांसेस में. बेसिकली यहाँ पे दे नीड टू डेमोन्स्ट्रेट कि आप यूके से वापस चले जाएंगे अपने ट्रिप के बाद, एंड आपके पास सफिशिएंट फंड्स है इस ट्रिप को फंड करने के लिए. इसी के जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगाने होते हैं, एक है प्रूफ ऑफ रिटर्न एंड दूसरा है proof of funds. So the first is that if you're coming to UK for employment or study related purposes, तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें पता होना चाहिए कि लिखा होना चाहिए कि आप क्या करने आने वाले हैं, उसके जो कॉस्ट है कौन बियर करेगा, एंड अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको भेज रहा है तो उसका एक इन्विटेशन लेटर या फिर स्पॉन्सरशिप लेटर होना चाहिए आपके पास. तो ये पहला हो गया. जैसे मेरी वाइफ को उनके ऑफिस ने इनवाइट किया था, सो शी हैड एन इनविटेशन लेटर जिसमें सब लिखा हुआ था कि कॉस्ट कौन बियर करेगा एंड कब तक से कब तक वो वहाँ पे इनवाइट कर रहे हैं, ये सब लिखा हुआ था. दूसरा आपका हो जाता है कि जो आपके होम कंट्री में आपके क्या सर्कमस्टांसेस हैं, ठीक है, जिसमें आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बेसिकली पूछते हैं और होम टाइज़ जो हैं वो पूछते हैं. आपको दिखाना होता है कि आपके जो होम टाइज़ हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है ताकि आप वापस जाएँगे आफ्टर योर ट्रिप. तो पहला एम्प्लॉयमेंट के लिए तो ये है कि लेटर फ्रॉम योर एम्प्लॉयर होना चाहिए जिसमें आपका जो सैलरी और रोल वगैरह है लिखा रहेगा. सो यू कैन सी दैट यहाँ पे बस एक ये चीज़ मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे कोई पे स्लिप्स या फिर एनओसी या फिर लीव एप्लीकेशन के बारे में नहीं मेंशन्ड है. बट अगर आपके पास है और ये आप ये प्रोवाइड कर सकते हैं, देन यू शुड सबमिट दैट एज वेल. वो ऑब्वियसली आपके एप्लीकेशन को और स्ट्रेंथन करेंगे, तो वो बेटर होगा सबमिट करना. पर्सनली मेरे केस में मैंने बस अपने पे स्लिप्स लगाए थे और जो मेरे ऑफिस से एनओसी मिला था वो लगाया था, दैट वाज इट. तो आप ये जो मेंशन्ड है वो चीज़ और एनओसी और लीव एप्लीकेशन एंड सैलरी स्लिप्स लगा सकते हैं. एंड दिस ऑल्सो एक्ट्स एज अ प्रूफ ऑफ योर रिटर्न. एंड माई वाइफ, जिनको उनके ऑफिस ने इन्वाइट किया था, सो शी ओनली सबमिटेड हर पे स्लिप्स एंड द इन्विटेशन लेटर. एनओसी और लीव एप्लीकेशन कोई सेंस बनता नहीं था इस वाले चीज़ में, बिकॉज वो ऑफिस ने इन्वाइट किया था, तो इन्होंने बस ये दोनों चीज़ लगाया था एंड दैट वॉज ऑल. फिर अगर आप स्टूडेंट हैं और कहीं पढ़ रहे हैं तो आपके एजुकेशन प्रोवाइडर से एक लेटर होना चाहिए जहाँ पे आपके जो लीव ऑफ एब्सेंस हो वहाँ पे लिखा रहेगा. और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के कुछ रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स हो, कुछ इनवॉइसेस वगैरह हो तो वो रहेगा तो सही रहेगा. सो आई हैव अ फ्रीलांसर फ्रेंड. सो व्हाट ही डिड नॉट हैव एनी जीएसटी एंड ऑल. सो उन्होंने क्या किया था, जो इनके सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स थे उनके दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस या फर्म्स के साथ, कि वो उनके साथ काम करने वाले हैं और 1 डेढ़ साल का कॉन्ट्रैक्ट है और उनको मीटिंग्स वगैरह भी करने होंगे, उन्होंने आई थिंक 2 सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स लगाए थे और अपने इनवॉइसेस लगाए थे. बट इनके जो इनवॉइस के अमाउंट थे वो उनके जो बैंक स्टेटमेंट उन्होंने डाला था उससे मैच भी कर रहा था. तो आप ये भी कर सकते हैं, एंड उनको वीज़ा मिल गया था. एंड ऑन द केस ऑफ प्रूफ ऑफ रिटर्न, जहाँ पे आपको दिखाना होता है कि आपके होम टाइज कितने स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप ये जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स है अगर आप कुछ ओन करते हैं तो वो सब भी लगा सकते हैं, और इससे भी आपका जो एप्लीकेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. उसके बाद ये मांगते हैं योर पासपोर्ट्स, ठीक है, प्रीवियस पासपोर्ट्स भी मांगते हैं जिसमें
आपका जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो दिख रहा है उसमें, ठीक है? क्योंकि फॉर्म में पूछते हैं कि आप 10 साल में कहाँ-कहाँ ट्रैवल किए हैं, तो अगर एक ही पासपोर्ट है तो ऑब्वियसली वही लगाएँगे सिर्फ, लेकिन कुछ ट्रैवल आपके प्रीवियस पासपोर्ट में भी है, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा एंड उसके लिए उसका एक स्कैन या फ़ोटो आपको डालना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट कम्स द फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, वन ऑफ द मेन डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे आपको दिखाना है कि आपके पास फंड्स हैं, सफिशिएंट फंड्स हैं फॉर द ट्रिप। So first are the bank statements in which all the details of your funds and your expenses are there, and this should ideally be 6 months of bank statement. मतलब उससे आपका जो वीज़ा का चांसेस है वो बेटर रहता है 6 महीने का लगाएंगे तो। बट अगर किसी कारण आपके पास नहीं है तो आप 4-5 मंथ्स का भी लगा सकते हैं, बट इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप 6 महीने का लगाएं। एंड जो भी आप अकाउंट स्टेटमेंट लगाएंगे उसमें एक एक्टिव क्रेडिट और डेबिट का फ्लो होना चाहिए कि पैसे भी उसमें आते रहते हैं और आप इससे ही खर्चा करते रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसे तो इसमें आते रह रहे हैं लेकिन आपने इससे एक भी खर्चा नहीं किया, बिकॉज़ आप फिर अपना जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो इसमें नहीं दिखा पाएँगे। प्लस अगर एकदम से कोई पैसा आपको दे दे रहा है या आप किसी से पैसा लेके इस महीनों एकदम से 2 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए डाल दिए, तो वो चीज़ फ्लैग हो जाती है और इससे आपका वीज़ा जो है रिजेक्ट हो सकता है, तो आप प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा। आफ्टर दैट यू कैन ऑल्सो सबमिट दिस बिल्डिंग सोसाइटी बुक्स इफ यू हैव दिस। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो सबमिट अ प्रूफ ऑफ अर्निंग्स, जैसे सैलरी स्लिप्स हो गया या फिर एक लेटर फ्रॉम योर एम्प्लॉयर जिसमें आपका सैलरी वगैरह लिखा हुआ है, ताकि वीज़ा ऑफिसर को पता चले कि आपके पास हर महीने इतना पैसा आता है, यहाँ पे आप काम करते हैं, ठीक है? तो जो सैलरी स्लिप्स है वो एज़ अ प्रूफ ऑफ रिटर्न भी काम करता है और एक फाइनेंशियल एविडेंस की तरह भी काम करता है। In my case, I had submitted my payslips, which was also acting as a proof of return. I had obviously submitted the bank statements, 6 months bank statement, and फॉर्म भरेंगे तो एक ऑप्शन आता है कि कोई एक्स्ट्रा सेविंग्स वगैरह है कि नहीं। सो मैंने उसमें येस किया था एंड फॉर दैट आई हैड सबमिटेड माई एफडी अकाउंट्स। जो मेरे एफडी अकाउंट में बैलेंस शो कर रहे थे उसका एक मैंने कॉपी वहाँ पे अटैच कर दिया था। इनफैक्ट टू फर्दर स्ट्रेंथन द एप्लीकेशन, जो मैंने अपना एक फॉरेक्स कार्ड लिया था, तो उसमें जो मैंने अपना बैलेंस उसमें डाला था, तो वो भी मैंने डाल रखा था। जैसे मैंने 300 पाउंड्स उस फॉरेक्स कार्ड में डाला था, तो मैंने उसका भी एक स्टेटमेंट जो है उसको लगा दिया था, बस ये दिखाने के लिए दैट आई हैव प्रॉपर फंड्स फॉर दिस ट्रिप। ये फॉरेक्स कार्ड मैंने बुक माई फॉरेक्स से लिया था, जिसका लिंक आई विल जस्ट पुट इन द डिस्क्रिप्शन। आप जाके वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, वो घर आके आपको दे जाते हैं। अब इस केस में मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा दैट अ लॉट ऑफ प्लेसेस आई हैव सीन दैट जो वीडियोज़ एंड व्लॉग्स है कि आपको कहते हैं कि आपको बैंक से साइन वगैरह करा के देना होता है। बट मैंने अपने केस में बस डाउनलोड किया था, जो इंटरनेट बैंकिंग से आपका स्टेटमेंट होता है उसको डाउनलोड किया था और मैंने वही सबमिट किया था। उन स्टेटमेंट में नीचे लिखा रहता है दैट नो सिग्नेचर इज़ रिक्वायर्ड। सो मैंने वही डाउनलोड किया था। आप चाहें तो यू कैन गेट इट साइन एंड ऑल, एंड दैट विल ऑलवेज बी हेल्पफुल, बट मैंने अपने केस में बस नॉर्मल बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करके सबमिट किया था। इन माई वाइफ्स केस ऑल्सो, एज शी वॉज इन्वाइटेड एंड हर होल ट्रिप वॉज स्पॉन्सर्ड बाई दी कंपनी, उसने भी बस अपने पे स्लिप्स और जो बैंक स्टेटमेंट है 6 महीने के वो डाले थे और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डाला था। एंड इन माय फ्रीलांसर फ्रेंड्स एग्जांपल, उसने अपने वही जो उस अकाउंट में आप उसके सारे इनवॉइसेस के अमाउंट्स आ रहे थे वो लगाया था और उसने भी अपने सेविंग्स और एफडीज एंड म्यूचुअल फंड्स लगाए थे। बट ही वाज आल्सो बीइंग पार्शियली स्पॉन्सर्ड बाय हिज वाइफ, तो उसने अपने वाइफ का भी जो है अकाउंट स्टेटमेंट लगाया था। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट एंड इट्स द स्पॉन्सर। तो अगर कोई यूके में रह के आपके सारे एक्सपेंसेस दे रहा है तो एक तो इन्विटेशन लेटर होना चाहिए उनके पास से, एंड उसके ऊपर यू नीड टू सबमिट ऑल देयर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आल्सो, प्लस बीआरपी कार्ड वगैरह है तो वो सब भी देने होते हैं। If somebody is staying in India and sponsoring you, like suppose you're traveling with your spouse and your spouse is sponsoring you, तो आपको एक sponsorship letter देना होता है जिसमें सब डिटेल्स लिखा रहता है that how much they will be sponsoring, whether they will sponsor the whole amount or partial amount, कितना अमाउंट स्पॉन्सर कर रहे हैं एंड आपका क्या रिलेशन है स्पॉन्सर के साथ, वो सब लिखा रहता है। और इसके अलावा अगर वो जो स्पॉन्सर आपके फैमिली या फ्रेंड है तो रिलेशनशिप प्रूव करने के लिए भी आपको डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। फॉर एग्जांपल मैरिजेस के लिए मैरिज सर्टिफिकेट या पासपोर्ट में स्पाउस का नाम होना, एंड फॉर पेरेंट्स बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट में पेरेंट्स का नाम होना आपके पासपोर्ट में, तो ये सब आप शो कर सकते हैं। एंड इफ एनी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन इज स्पॉन्सरिंग यू, इफ योर ऑफिस इज स्पॉन्सरिंग यू एंड देयर इनवाइटिंग यू, तो आपके पास एक इन्विटेशन लेटर होना चाहिए इन विच इट्स क्लियरली मेंशन्ड दैट यू विल बी going from this state to this state and the company will be sponsoring the whole trip. So in this case about sponsors, तो मेरे केस में कोई स्पॉन्सर तो नहीं था, बट येस मैंने अपनी एक जो यूके में फ्रेंड रहती है उससे मैंने एक इनविटेशन लेटर लिया था वहाँ पे रहने के लिए। तो उसने बस वो उस इनविटेशन लेटर में लिखा हुआ था दैट आई विल बी कमिंग देयर एंड स्टेइंग ओवर देयर, एंड ये मैं इसका एक सैम्पल जो है वो डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। तो इससे क्या हुआ था, जब मैं फॉर्म अपना भर रहा था, वहाँ पे जो ऑप्शन आता है कि आप कितना स्पेंड करने वाले हैं यूके में,
उसमें मैंने अमाउंट जो है कम लिखा था, बिकॉज़ मेरे रहने का कॉस्ट वहाँ पे कुछ नहीं होने वाला था। तो आप ये भी ले सकते हैं अगर आपका कोई फ्रेंड या फैमिली वहाँ पे रहता है। एंड इन माय वाइफ्स केस जो इन्विटेशन लेटर उनको मिला था, उसमें बस वो जो डेट्स मेंशन थे और जो कॉस्ट है वो ऑफ़िस बियर करेगी, वो मेंशन था। सो इन केस ऑफ माय फ्रीलांसर फ्रेंड हू वाज़ बीइंग पार्शियली स्पॉन्सर्ड बाय हिज स्पाउस, तो उसमें जैसे उसका खर्चा £1000 था, तो उसका जो इन्विटेशन लेटर था जो उसके वाइफ ने उसको दिया था, उसमें लिखा हुआ था दैट £500 वो बियर करेगी। एंड अगर कोई एक्स्ट्रा खर्चा भी आता है देन शी विल बियर दैट कॉस्ट ऑल्सो। वन मोर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज़ द कवर लेटर। ऑब्वियसली इट्स नॉट मैंडेटरी, बट अगर आप इसको लगाएंगे तो बेनिफिशियल होगा। इसमें आप जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उसके बारे में लिख सकते हैं, या फिर कोई और स्पेशल चीज़ है जो आप बताना चाहते हैं, यू कैन मेंशन दैट टू। जैसे मैंने अपने केस में कवर लेटर लगाया था, एंड आई थिंक इट हेल्प्ड द एप्लीकेशन, बट माई वाइफ डिड नॉट प्रोवाइड अ कवर लेटर। एंड उनका भी वीज़ा लग के आ गया था, बट उनके केस में उनका सारा ट्रिप जो है कंपनी से स्पॉन्सर्ड था, एंड शी हैड अ प्रॉपर इन्विटेशन लेटर। सो दिस ऑल्सो ऑन केस टू केस बेसिस। मेरे फ्रीलांसर फ्रेंड ने भी कवर लेटर लगाया था। सो कवर लेटर लगाना इज़ ऑलवेज अ बेनिफिट। इट हेल्प्स द वीज़ा ऑफिसर टू अंडरस्टैंड कि आपने क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, एंड उस चीज़ को समझने में वो हेल्प करता है। तो यू शुड प्रोवाइड अ कवर लेटर। जो सैम्पल है कवर लेटर का वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, यू कैन गो चेक इट आउट। बाकी इस वेबसाइट के पेज में और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर वो आपके कॉरेस्पॉन्डिंग सर्कमस्टांसेस को मीट करते हैं तो आप वो देख लीजिएगा। मेरे लिए तो यही था कि कोई कैसे टूरिज़्म के लिए वीज़ा ले सकता है, एंड कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो कैसे कर सकता है, जिसका मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है। सो द लास्ट पॉइंट इज अबाउट द डॉक्यूमेंट्स यू शुड नॉट यूज एज एविडेंस, बट उसके नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है दैट दीज आर लेस यूजफुल। मतलब आप इसको लगा सकते हैं, बट ये प्राइमरी आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं होने चाहिए, ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके हो सकते हैं। मैंने तो इनमें से कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे एप्लीकेशन को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया था। जैसे मैंने फ़्लाइट बुकिंग्स लगाए थे, मैंने कैंसिलेबल फ़्लाइट बुकिंग्स करा रखे थे, वो लगा दिए थे। एंड अगर आपने होटल बुकिंग्स है तो वो भी लगा दीजिएगा। होटल बुकिंग्स तो फुली रिफंडेबल होते हैं अगर आप agoda.com या booking.com से कराते हैं, तो वो आप ज़रूर लगाइएगा। अगर आप पूरे ट्रिप का भी होटल बुकिंग नहीं लगा रहे हैं तो पिछले 1-2 दिन या कुछ दिन का आप लगा दीजिएगा। फॉर्म भी भरते वक्त वो एक सेक्शन में पूछते हैं कि आप कहाँ वहाँ पे रुकने वाले हैं, आपने कुछ प्लान किया है कि नहीं। वहाँ पे आप नो भी कर सकते हैं, बट येस करेंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल। और जैसे मैंने तो अपना एक इन्विटेशन लेटर लगाया था कि मैं अपने फ्रेंड के यहाँ रुकूँगा, ठीक है। मेरी वाइफ़ के केस में ऑब्वियसली होटल बुकिंग कंपनी ने करा के दी थी, तो वो लगा हुआ था। और मेरे फ्रीलांसर फ्रेंड के केस में उसने हॉस्टल करा रखा था, तो उसने वो लगा दिया था। और मैंने अपना ट्रैवल इंश्योरेंस भी कराया था और वो भी लगा दिया था। तो दीज़ आर नॉट मैंडेटरी, बट इसको आप लगा देंगे तो इट हेल्प्स। सो आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो जिसमें मैं पूरा जो फॉर्म है वो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड फिल करके दिखाऊँगा। बट इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग यू सम इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ द फॉर्म जो आपको पता होना चाहिए, एंड वहाँ पे क्या लिखना है वो आपको पहले से पता होना चाहिए। सो द फर्स्ट प्रिकॉशन यू शुड कीप इन माइंड इज़ दैट कि जो भी आपके पासपोर्ट में डिटेल लिखा है एग्जैक्टली वही लिखिएगा। जैसे मैंने कई बार देखा है, जैसे प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ लिखा रहता है, तो अगर आपके पासपोर्ट में फॉर एग्जांपल सिर्फ उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है तो यू शुड राइट दैट। बट अगर आपके पासपोर्ट में लिखा हुआ है गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश, तो आपको वो लिखना चाहिए। एंड अगर आपके पासपोर्ट में और भी कोई कुछ लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश के पहले, आपके मान लीजिए टाउन का नाम या छोटे से गली का नाम में लिखा हुआ है, तो एग्जैक्टली आप उसको लिख दीजिएगा। जो आपके पासपोर्ट में लिखा हुआ है यू शुड एग्जैक्टली राइट दैट फॉर योर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। वरना बाद में जब आप फ्लाइट वगैरह लेने जाते हैं कई बार उस समय भी आपको रोक देते हैं इस कारण की वजह से। एंड वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट्स ऑफ दिस फॉर्म इज दैट व्हेन दे आस्क हाउ मच यू आर प्लानिंग टू स्पेंड इन योर यूके ट्रिप, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका कैलकुलेशन करना, बिकॉज ये वाला जो फिगर है ये आपके ट्रिप ड्यूरेशन, आपका जो मंथली इनकम है और आपके पास जो बैंक अकाउंट में सेविंग्स है, इन सब का मिला जुला के एक फिगर होना चाहिए ताकि वीज़ा ऑफिसर को इसमें कोई दिक्कत ना लगे। सो इन सिंपल टर्म्स अगर आप 100 to 150 पाउंड्स पर डे का एक फिगर लेकर चलते हैं देन यू आर सेफ एंड इट्स वेल एंड गुड। ये बहुत सारे व्लॉग्स वगैरह एंड वीडियोज़ में मैंने जो देखा है उसमें ये लिखा हुआ था, एंड दैट इज़ फाइन अगर आपने 100 to 150 पाउंड्स का जो है एक एस्टिमेट पर डे का बना के चला। जैसे अगर आप 10 डेज़ के ट्रिप में जा रहे हैं ना, 120 आपने एक अमाउंट सोच लिया अपने अंदर कि 120 में पर डे स्पेंड करूँगा, तो आप 1200 पाउंड जो है वो लिख दीजिए एंड यू आर वेल एंड गुड। द सेकंड वे टू कैलकुलेट दिस इज़ दैट यू कैन सी दी होटल प्राइसेस उस ड्यूरेशन में, एंड यू कैन टेक द एवरेज, एंड देन यू कैन सी कि कितना खाने पीने का खर्चा ऑन एन एवरेज वहाँ पे आता है। रेस्टोरेंट्स वगैरह आप एक बार गूगल खोल के देख सकते हैं, बट यू सी 20 to 40 पाउंड्स इज़ मोर देन इनफ। अगर बहुत लैविश करना है तो आप वो भी कर सकते हैं और ज़्यादा एक्सपेंडिचर दिखा सकते हैं। और जो तीसरा पॉइंट जहाँ पे पैसे जाते हैं दैट इज़ द इंटर कंट्री जो ट्रैवल होता है और जो वहाँ पे लोकल ट्रैवल है, वो भी आप एक बार कंसिडर करके अपना एक एस्टिमेट बना सकते हैं और उसको वहाँ पे आप लिख सकते हैं। सो दिस अमाउंट विच यू राइट इज़ वेरी क्रूशियल, बिकॉज ये ऐसा अमाउंट भी नहीं होना चाहिए कि आपका सैलरी
थोड़ा कम है और आपने जो अपना ट्रिप एक्सपेंडिचर है बहुत दिखा दिया, या आपके सेविंग्स कम है और आपने ऐसा एक्सपेंडिचर दिखा दिया कि आपके सारे सेविंग्स ख़त्म हो जाएंगे, या फिर ऐसा भी कुछ नंबर नहीं होना चाहिए कि आपने मंथली जो अपने एक्सपेंडिचर है अपने होम कंट्री में वो काफ़ी दिखा रखा है कि आप लैविश लाइफस्टाइल जीते हैं, बट यहाँ पे ट्रिप में आपने लिखा है कि आप बहुत कम खर्चा करने वाले हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एंड यू शुड हैव डबल द अमाउंट ऑफ मनी इन योर बैंक अकाउंट विच यू हैव शोन हियर एज द एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1200 पाउंड्स दिखाया तो 2400 पाउंड्स तो आपके अकाउंट में होना ही चाहिए। एंड वीज़ा रूल्स में ऐसा कुछ यहाँ पे कैलकुलेशन मेंशन नहीं है, बट मैंने एक और चीज़ देखा है कि जो आपका टोटल ट्रिप का कॉस्ट है, तो उसका जो हाफ कॉस्ट है उसको आपकी जो मंथली सैलरी है कवर कर सके। तो ये भी आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा। आई डोंट नो हाउ मच ट्रू दिस कैलकुलेशन इज़, बट कई जगह मैंने इस चीज़ को पढ़ा है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। मैंने भी इम्प्लीमेंट किया था अपने वीज़ा प्रोसेस में इसको डालते वक्त। सो आई टेल यू माई सिनेरियो। सो मैंने क्या किया था, अपना यही एक एवरेज मेरा जो जो मैं आपको कैलकुलेशंस बताया, मैंने अपने देखा होटल्स कितने के हैं, फ़्लाइट्स वगैरह कितने के हैं, और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, खाने पीने कितने का है, वो अपने दिमाग में रख के, प्लस ये जो रूल मैंने बताया था कि 100 टू 150 पाउंड्स होना चाहिए, वो सब सोच के मैंने एक अमाउंट डिसाइड किया। बट बिकॉज मेरे होटल का खर्चा कुछ नहीं होने वाला था, एज आई वॉज गोना स्टे विद माई फ्रेंड, सो जो मेरा होटल कॉस्ट वो ज़ीरो हो गया था। तो मैंने जो अपना डेली एक्सपेंस का वहाँ दिखाया था, डैट वाज अराउंड 70 टू 80 पाउंड्स, प्लस जो फ़्लाइट्स थे वो मैंने बुक कर रखे थे। कैंसिलेबल फ़्लाइट्स थे, बट मैंने फुली पेड फ़्लाइट्स कर रखे थे, और मैंने अपने कवर लेटर में ये लिख रखा था कि मैं जो अपना फ़्लाइट है उसका खर्चा मेरे एक्सपेंडिचर में अब नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने फ़्लाइट करा रखी है। तो इस वजह से मेरा डेली कॉस्ट जो है मैंने 70 पाउंड्स के आसपास लिखा था। तो उस हिसाब से मेरे सेविंग्स में उसके ऑलमोस्ट डबल द अमाउंट था, प्लस मैंने अपने एफडीज़ वगैरह भी लगा रखे थे, तो मेरा जो एप्लीकेशन है वो स्ट्रांग हो गया था इस केस में। In my wife's case, this daily expense was around 300 pounds per day, because she had included her flights, the hotel, the cab expenses and the food expenses, सब कुछ include किया था। But obviously उनको उनकी कंपनी स्पॉन्सर करी थी, and in the next step उन्होंने यही लिख रखा था that कंपनी सारा पैसा देने वाली है। And in my freelancer friend's case, उसने 100 pounds पर डे का कॉस्ट दिखा रखा था, which comes to about 1000 pounds for a 10-day trip, and उसने एक हॉस्टल करा रखा था। फ्लाइट्स के प्राइस इसमें इंक्लूडेड नहीं थे, क्योंकि उसने ऑलरेडी करा रखी थी फ़्लाइट्स, फुली पेड फ़्लाइट्स, एंड उसने अपने कवर लेटर में मेंशन कर रखा था, और खाने पीने का अपना कॉस्ट मिला के उसका 100 पाउंड्स था। इसके केस में इसकी जो ओवरऑल सेविंग्स थी वो थोड़ी कम थी, बट बिकॉज ही वॉज बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय हिज वाइफ, तो उसके जो स्टेट बैंक अकाउंट में पैसे थे उसके हिसाब से ही वॉज फुली एंड वेल फंडेड। सो दिस इज़ अ क्रूशल पॉइंट जो आपको फॉर्म में लिखना होता है, बट ये केस टू केस डिपेंड करता है। जैसे इन तीनों केस जो मैंने बताया था, मेरा, मेरी वाइफ का एंड मेरे फ्रेंड का, तीनों का जो अमाउंट था वो डिफरेंट था, बिकॉज ये अलग अलग सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है। तो आप भी जो अमाउंट लिखिएगा वो अपने पर्सनल सर्कमस्टांसेस के हिसाब से लिखिएगा, दैट हाउ मच यू अर्न, हाउ मच यू स्पेंड एंड हाउ मच इज़ देयर इन योर सेविंग्स। तो ये सब मिला जुला के आप एक अमाउंट लिख सकते हैं, बट 100 टू 150 पाउंड्स का अगर आप लिखते हैं तो यू आर सेफ, और कुछ टेंशन लेने की इसमें ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। सो फॉर्म को भरने के बाद आगे जब बढ़ेंगे तो पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट आई थिंक 6 मंथ्स का अभी 15,000 के आसपास चल रहा है, तो उसको पे करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा टू टेक द अपॉइंटमेंट, और उसको लेने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा टू अपलोड द डॉक्यूमेंट्स। तो जो डॉक्यूमेंट्स है आप ट्राई कीजिएगा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसके फोटोग्राफ्स या उसके स्कैन्स आप अपलोड करें। फोटोकॉपीज़ के जो फोटोज़ हैं वो नहीं चलते हैं, एंड आप वीएफएस का पेड सर्विस भी ले सकते हैं, जहाँ पे आप फिजिकली अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे एंड वो आपके लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे। और अगर आप पेमेंट करने के तुरंत बाद अपॉइंटमेंट या अपलोड वगैरह नहीं करना चाहते तो आप उसको कुछ टाइम बाद भी कर सकते हैं, एंड उसके लिए आपको बस लॉगिन दोबारा करना होगा एंड यू कैन गेट इट डन। सो आफ्टर टेकिंग द अपॉइंटमेंट आपको एक अपॉइंटमेंट स्लिप मिलेगा प्रिंटेबल, ठीक है, और जब इसको आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें सारा आपका डिटेल्स वो लिखा रहेगा। बट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद अगर आप सेम अपॉइंटमेंट स्लिप को डाउनलोड करते हैं तो इसमें जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो भी सारे मेंशन्ड होते हैं, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे फिजिकली लेके जाने होते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद भी, वो आपको पहले से बता दिए जाते हैं। जैसे एक डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट आपको मिलेगा, वो आप ज़रूर लेके जाइएगा। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिक्वायर्ड नहीं होता है, आपका मन है तो आप लेके जा सकते हैं। और पासपोर्ट अपना ज़रूर लेके जाइएगा, एक फ़ोटोकॉपी भी उसका रख लीजिएगा साथ में। नाउ कमिंग टू द डे व्हेन यू आर गोइंग टू दी वीएफएस सेंटर, तो आपके स्लिप में टाइमिंग और डेट तो लिखा रहता है, बट जो टाइम लिखा है उसके 15 मिनट्स पहले आप वहाँ पे पहुँच जाइएगा। देन यू विल बी डायरेक्टेड टू अ काउंटर वेयर यू विल गेट अ स्लिप। फिर आपको कुछ देर वेट करना होगा, एंड उसके बाद आपका जो नाम या नंबर है वो अनाउंस किया जाएगा, या फिर स्क्रीन पे वहाँ पे लगे रहते हैं उसमें दिखा दिया जाएगा। देन यू विल गो टू द कोरिस्पॉन्डिंग काउंटर, और वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं। यहाँ मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ कि अगर आप अकेले जा रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट आपके साथ पूरी फैमिली है, आप कपल हैं और दोनों जन वहाँ पे हैं और दोनों के डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में सबमिट करने हैं, तो वो आप वहाँ पे बता दीजिएगा, तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ में सबमिट कर देंगे वो।
जो फॉर्म है वो तो आपको इंडिविजुअली भरना होता है, लेकिन वहाँ पे जाके जब आप बोलेंगे कि यू नीड टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स टुगेदर, तो वो एक पैकेट सा बनाते हैं वो, उसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो डाल देंगे। जैसे मेरे केस में ये हम नहीं बताए थे, तो हमारे डॉक्यूमेंट्स अलग-अलग पैकेट्स में गया था। उससे कुछ इश्यू तो नहीं हुआ था, बट साथ में जाएगा तो ऑब्वियसली ये बेनिफिशियल होता है। और डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के बाद यू विल हैव टू वेट फॉर सम टाइम एंड देन यू विल बी कॉल्ड टू अ रूम, जहाँ पे आपका वो बायोमेट्रिक्स लेंगे, आपका फोटोग्राफ लेंगे और आपका फिंगरप्रिंट का जो स्कैन है वो लेंगे। एंड दैट इज़ द होल प्रोसेस ऑफ द वीएफएस सेंटर। उसके बाद अपने घर जा सकते हैं। एंड आपके मेल और आपके एसएमएस में आपको जो है ना, जो प्रोसेस का स्टेटस है वो आपको पता लगता रहेगा। वो आपको भेजते रहते हैं कि अभी ये एम्बेसी पहुंच गया है, अभी ये प्रोसेसिंग शुरू हो गया है, अब ये वहाँ से निकल चुका है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता लगते रहती हैं। एंड इन माई केस आई हैड ऑप्टेड फॉर द कोरियर सर्विस, और मुझे मेरा वीज़ा और मेरी वाइफ का वीज़ा 21 डेज़ में एक साथ ही मेरे घर पे मिल गया था इन डिफरेंट एनवलप्स। एंड कुछ लोगों ने जो मेरे आसपास ही अप्लाई किया था मेरे जान पहचान में, उनको 16-17 डेज़ में भी मिल गया था। एक को तो 15 डेज़ के अंदर ही मिल गया था। तो ये आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उस पर डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स है तो थोड़ा सा जो प्रोसेसिंग टाइम है वो ज़्यादा हो जाता है, बट इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर द यूके वीज़ा वीडियो। आई ट्राई टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स एंड आई विल बी ऑल्सो अपलोडिंग द प्रॉपर फॉर्म फिलिंग वीडियो इन अबाउट 2 days। तो आप उसको भी देख लीजिएगा एंड दैट विल ऑल्सो बी हेल्पफुल। इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस और कन्फ्यूजन, आप इसको कमेंट में पूछ लीजिएगा मुझसे। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।